हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइज, मेरा नाम है कीरा चौहान और हम कर रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं, जिसका एक पार्ट हो चुका है गाइज। आज हम करेंगे सेकंड पार्ट, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें हम जो फर्स्ट पार्ट था गाइज, उसमें हम जो नोट्स हैं उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हम कुछ 20 के अराउंड क्वेश्चंस कर चुके हैं। 60 अराउंड क्वेश्चंस अभी बचे हैं, जो कि हमारा इस पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस, मुझे एक बात कहनी थी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हम जो हमारा चैप्टर है उसको। चलिए, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से करेंगे। 20 तक हम गाइस कर चुके थे, आज हम 21 करेंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो गाइस, कितने ने लिया था? 33 में लिया था। ये हमने नोट्स में नहीं पढ़ा है, ठीक है गाइस, ये कुछ नया आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन जो है 27 से 30 दिसंबर 1886 में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में क्या होता है? 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया और कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? 2 थी गई, ठीक है। तो 2 थी पहले वाले में, और जो आपका दूसरा वाला होता है उसमें थी 33। और तीसरे सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि कितने हैं? 81। और चौथा सम्मेलन जो होता है उसमें है 221, ठीक है। तो हर एक साल पे होता है, मतलब एक जो सबसे पहला होता है वो 1885 में होता है, फिर 86 में होता है, तीसरा 87 में होता है और चौथा 88 में होता है। फिर लिखा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई। निम्न में से उस समिति का जो सभापति था कौन था गाइस? कौन था सभापति? यहाँ पे लिखा है बी डिग्बी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में, ठीक है। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। तो 5 फिर 6 7 8 9, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3 4 5। तो 1889 में क्या होता है? लंदन में क्या होता है? विलियम डिग्बी याद रखिएगा, की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक समिति थी गई, ये हम पढ़ चुके हैं। और इस समिति में क्या होता है? भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के उद्देश्य से इंडिया नामक साप्ताहिक जो है पत्र निकाला जाता है। तो गाइस, इसमें कुछ भी आपका नया नहीं है, ये सेम है जो कि हम नोट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसे लिख लीजिएगा व्याख्या के आगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस, कौन थे हमारे? ये थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कब होते हैं गाइस? 1887 में। देखिए, 1885 में आपका पहला अधिवेशन होता है, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, यानी कि ये तीसरा अधिवेशन है और कहाँ होता है? मद्रास में संपन्न हुआ, ठीक है। कौन सा अधिवेशन है? तीसरा। उसमें अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? आपके बदरुद्दीन तैयब जी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था गाइस? फिर वही क्वेश्चन आ गया, आप बता सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। अब ये थोड़ा नया है कि पहले की बात तो पूछी जाती है, यहाँ दूसरे की बात पूछी गई है, ठीक है। बिहार पीसीएस का है आपका गाइस, री एग्जाम हुआ है और कब हुआ है? 2020, यानी कि पिछले ही साल हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सी की बात कर रहे हैं, लिखा है रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है। तो हमने दूसरे भी देख लिए यहाँ पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। और ध्यान है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 12वां जो अधिवेशन है वो 1896 में होता है। कहाँ? कलकत्ता में होता है। रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12वां था ये, ठीक है। अब लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। देखिए गाइस, अगर वैसी बात किया जाए तो एनी बेसेंट थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहली प्रथम भारतीय जो महिला है वो तो गाइस सरोजिनी नायडू थी, बट इसमें भारतीय तो नहीं पूछा है, इसमें प्रथम महिला ही पूछा है खाली, तो एनी बेसेंट थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये सही है और ये वाला हमारा क्या है? गलत है, यानी कि हमारा दूसरा सही है और पहला गलत है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। वर्ष 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली जो महिला अध्यक्ष है, क्या लिखा है? एनी बेसेंट थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कब थी? 1917 में, ठीक है। 1925 में कानपुर में हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन होता है, उसमें क्या होता है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, यही वाली बात हुई कि भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। तो पहला हो गया आपका असत्य। दूसरा लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे और 1887 में मद्रास में संपन्न होता है अधिवेशन, ठीक है। तो चलिए, दूसरा सही है हमारा, पहला गलत था,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये है आपके जॉर्ज यूले। ठीक है, तो इसमें भी जहाँ पे नया होगा ना, जहाँ हमने नया कुछ पढ़ा होगा तो मैं उस पर जरूर लिख दूंगी न्यू, नहीं तो अदरवाइज लिखूंगी सेम। ठीक है, तो आप इसकी व्याख्या में जरूर यहाँ पे लिख दीजिएगा सेम, यानी कि इस पर आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज यूले है, और इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चतुर्थ यानी कि जो 4th अधिवेशन है 1888 में, उसमें क्या है अध्यक्षता की थी। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अध्यक्षता भी कर रहे हैं 1888 वाले में। ठीक है, जो ये 4th था। ठीक है, और कौन था? यूरोपीय था, तो ये बड़ी बात हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? तो गाइस कौन थे वो आपके? थे वो सर सैयद अहमद खान। देखिए वो जो कांग्रेस है ना उसके विरोधी थे, अंग्रेजों के पक्षधर थे। मतलब वो सोचते थे कि अंग्रेज ही कुछ भला करेंगे मुस्लिम्स का। ठीक है, भारतीय मुसलमानों को अंग्रेज ही कुछ भला कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है सर सैयद अहमद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से सभी संबद्ध नहीं रहे। 1857 के विरोध के समय क्या है, वह कंपनी की न्यायिक सेवा में थे। वे कंपनी के प्रति पूर्णता क्या है, राजभक्त रहे कंपनी के प्रति। इसमें लिखा है W हंटर ने अपनी जो पुस्तक है, क्या नाम है, इंडियन मुसलमान, में सरकार को ये सलाह दी कि वह मुसलमानों से समझौता कर उन्हें कुछ रियायतें देकर अपनी ओर मिलाएं। ठीक है, इसी सुझाव पर कार्य करते हुए जो ब्रिटिश सरकार है उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध सर सैयद अहमद खान को क्या किया, तैयार किया। ठीक है, कभी हिंदू मुस्लिम एकता की हिमायती रहे सर सैयद अहमद खान कांग्रेस के प्रबल शत्रु बन गए, और अंग्रेजों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या, राजभक्त मुसलमान पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कर दिया। तो गाइस किसका? राजभक्त मुसलमान। और ये कहाँ आरंभ किया? और बनारस के जो राजा शिव प्रसाद के सहयोग से क्या है, देशभक्त एसोसिएशन की स्थापना की। उन्होंने अपने विचारों का जो है प्रचार तहजीब उल अखलाक पत्रिका द्वारा किया, और 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने एक मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की, जहाँ पाश्चात्य विषय यानी कि जो पश्चिमी विषय होते थे वो विज्ञान और मुस्लिम धर्मशास्त्र दोनों ही पढ़ाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस आई होप आप लोग को समझ में आ गया। हाँ, अब जैसे मैंने कहा था कि जो नया होगा मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, तो गाइज ये तो टोटल आपका न्यू है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? फिर से ठीक है, तो इसमें लिखा है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, देखिए लाला लाजपत राय थे, एनी बेसेंट भी थी, और मोतीलाल नेहरू भी थे। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लाला लाजपत राय जिन्हें लोग जो है आपका लोग जो है प्राय शेर पंजाब यानी कि पंजाब का सिंह कहते थे। ठीक है, 1920 में क्या होता है कि कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कौन? लाला लाजपत राय बन गए, 1920 में बने। ठीक है, वे अनहैप्पी इंडिया के लेखक थे, और श्रीमती एनी बेसेंट जो है एंग्लो ओरिएंटल से आंग्ल आयरलैंड से थी, और वे क्या है 1907 से 1933 तक थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या रही, प्रधान रही। 1916 में क्या है होम रूल लीग का इन्होंने गठन किया। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो है महिला अध्यक्ष बनी। अभी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मोतीलाल नेहरू ने 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और 1923 में उन्होंने स्वराज पार्टी का क्या कर दिया, गठन कर दिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे तो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया। फिर आता है तिलक का नाम, बाल गंगाधर तिलक। तो इसने लिखा है कि जो तिलक हैं वो महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी और मराठा का संपादन किया, मतलब उनकी पत्रिकाएं क्या थी, केसरी थी और मराठा थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रसिद्ध नारा भी इन्होंने दिया, किंतु वे जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। तो इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक है ये कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है लाल बाल पाल त्रिगुट की कौन व्यक्ति जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए। ठीक है, तो गाइस लाला लाजपत राय हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, विपिन चंद्र पाल नहीं थे। गाइस देखिए क्या लिखा है, लाल बाल पाल, ये लिखा है देखिए लाल बाल और पाल, ये तीन नाम है जिसको हम ऐसे शॉर्ट में बोलते हैं लाल बाल पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। तो कौन थे हमारे? लाला लाजपत राय थे। अभी हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं। लिखा है निम्नलिखित, तो गाइस यहाँ पे तो कुछ नया है, यहाँ पे बिल्कुल नया है, तो इसकी व्याख्या में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। ठीक है, तो
तो व्याख्या नहीं है, अगर आप नोट्स बनाते हैं तो सही से बनाएं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रही? अच्छा, कौन रही? तो यहाँ लिखा है सुचेता कृपलानी, एनी बेसेंट, गए समझाते हैं, एनी बेसेंट थी। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? देखिए 1917 वाला जो अधिवेशन था उसमें एनी बेसेंट थी, तो यही महिला हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ लिखा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष है ना कि भारतीय महिला। ठीक है, तो ये प्रथम महिला आपकी थी एनी बेसेंट। अगर भारतीय पूछे तो गाइस उनका नाम था सरोजिनी नायडू। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? फिर से वही प्रथम महिला अध्यक्ष हैं गाइस। जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो प्लीज़ उसके आगे या तो आप आर लिख दीजिए कि उस क्वेश्चन को आप बार बार पढ़ के अपना 5 सेकंड का भी वक्त वेस्ट ना करें। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना है आपको, रिपीट वाले क्वेश्चन पे आपको रिपीट लिख देना। देखिए एक बार आप जब पढ़ेंगे रिपीट वाले पे रिपीट लिखिए, व्याख्या जिसकी सेम है यानी कि नोट से मिलती जुलती है उस पर सेम लिख दीजिए, एस लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए कि उस व्याख्या पे भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, उस प्रश्न पे भी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है जो रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो इसके बारे में हमें पता है, हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये भी हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए गाइस अभी तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बट आप रिपीट लिखिए और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ लिखा है भारत जो है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला, देखिए ये अब नया आ गया है क्वेश्चन, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी आपकी सरोजिनी नायडू। ये हम पढ़ चुके हैं, मतलब हमने नोट्स में पढ़ा है गाइस इसमें कुछ। तो यहाँ पे लिखा है सरोजिनी नायडू, उनका जो टाइम पीरियड था वो आपका था 1879 से लेकर 1949 था। प्रख्यात कवयित्री, देखिए 49 तक का टाइम पीरियड था। 1947 से लेकर ये 1949 तक क्या रहती हैं, राज्यपाल रहती हैं उत्तर प्रदेश की। तो इन्होंने कहा ये प्रख्यात कवयित्री थी, राष्ट्रवादी नेत्री थी, और ये क्या है 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में इन्होंने क्या कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है, तो कौन सा है 40वां अधिवेशन है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। और कब होता है ये 1925 में होता है। ठीक है, फिर लिखा है ये महात्मा गांधी की विश्वासपात्र और निष्ठावान सहयोगी थी और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जो है जेल भी जाना पड़ा। और इसमें लिखा है कि 1947 से लेकर 49, देखिए इनका टाइम पीरियड क्या है 1949। ठीक है, 1949 में ये क्या है उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा सच नया तो नहीं है बट हाँ इसकी व्याख्या बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा एक लाइन दो लाइन नहीं है, बाकी कुछ नहीं। लिखा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही, तो यहाँ पे आपका काम है लिखना रिपीट, क्योंकि रिपीट हो रहा है। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो भाई गाइस हमने क्या देखा था कि क्या प्रथम अधिवेशन क्या कलकत्ता में हुआ था? नहीं, एक्चुअली होना तो पूना में था, लेकिन वहाँ क्या होता है, पुणे में क्या होता है, हैजा फैल जाता है, तो यहाँ भी नहीं होता। अब ये कहाँ होता है, बम्बई में होता है। ठीक है, फिर लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है कि दादा भाई नौरोजी जो है सेकंड वाले में अध्यक्ष थे। अब तीसरा लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने जो है लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया और लखनऊ समझौता जो है संपन्न होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है गाइस, पहला गलत है, तो सी आंसर सही है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है। ठीक है, इसमें आपको ऐसा कुछ नया मिलेगा नहीं। तो यहाँ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो इस कलकत्ता में नहीं बल्कि कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। और क्या है इसे जो है पुणे में आयोजित होना था, किंतु वहाँ हैजा फैल जाने के कारण ये बम्बई में आयोजित होता है, तो पहला गलत हो गया। ठीक है, अब लिखा है दूसरा अधिवेशन क्या है 1886 में होता है, कब, कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता है। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने क्या है वर्ष 1916 में लखनऊ में क्या है अधिवेशन किया और तदनुसार कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। जो कांग्रेस लीग योजना, देखिए अब इसको और क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता को हम और क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कांग्रेस और लीग समझौता या लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं। इस अधिनियम में उग्रपंथियों ने भी जो कि पिछले 9 साल से कांग्रेस से निष्कासित यानी कि बाहर हो गए थे, उन्होंने भी पार्ट लिया था और कांग्रेस में शामिल हो गई है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था गाइस, तो इतनी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है तो इसके अध्यक्ष भी आपको पता होने चाहिए, जो कि है अंबिका चरण मजूमदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां अधिवेशन किस समय किस स्थान पे हुआ। ठीक है, तो जो 27वां अधिवेशन है वो है बांकीपुर में हुआ है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है आइए देखते हैं। तो इसमें लिखा है जो 27वां अधिवेशन है वो 1912 में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं आपके
RN मुधोलकर हैं। तो इस अधिवेशन में क्या होता है, A.O. ह्यूम जो है कांग्रेस का पिता कहा गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गाइस किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइन लिख दी गई है कि A.O. ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी थी वो उसके पिता कहे गए। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे हैं, मुधोलकर। ठीक है, RN मुधोलकर कर रहे हैं, बांकीपुर बिहार में अधिवेशन होता है। देखा है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने क्या है अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो ये आपका है लखनऊ अधिवेशन जो अभी हमने पढ़ा था उसके ऊपर। ठीक है, व्याख्या अभी पढ़ी थी, 1916 में होता है लखनऊ अधिवेशन। उसमें ही बाल गंगाधर तिलक बोलते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में क्या होती है, वापसी होती है, अभी हमने पढ़ा। तिलक और एनी बेसेंट के जो प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट हो गई कि किसकी वजह से जो मुस्लिम लीग भी आपकी कांग्रेस के संग समझौता करने के लिए तैयार हो गई। ठीक है, तो ये तिलक और एनी बेसेंट की हेल्प से। और ये समझौता क्या है, लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा, तो ये रिपीट हो गया गाइस। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, किसने कहा गाइस, ये भी रिपीट हो गया, बाल गंगाधर तिलक आंसर है आपका। फिर लिखा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये भी गाइस हमारा हो जाता है रिपीट। चलिए अब आगे लिखा है निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला लिखा है कि सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष होने वाली जो प्रथम महिला थी, इस प्रथम महिला नहीं कह सकते, ये प्रथम भारतीय महिला जरूर कह सकते हैं इन्हें। प्रथम महिला जो थी वो थी आपकी एनी बेसेंट, तो ये हो गया गलत। फिर लिखा है कि CR दास, ठीक है, ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। ठीक है, बिल्कुल। फिर लिखा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, यानी कि गाइस ये लिखा है कुछ ऐसा A.O. ह्यूम। ठीक है, प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो क्या है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। चलिए, तो जो कि गलत है। ठीक है, वो बने थे जॉर्ज ह्यूले। और गाइस इसमें और कौन सा गलत है हमारा, देखिए तीसरा तो हमारा गलत है और पहला वाला भी हमने क्या देखा था, यहाँ पे सरोजिनी नायडू नहीं एनी बेसेंट थी, तो ये भी गलत था हमारा, ये भी गलत हुआ। दूसरा अभी तक सही है। फिर लिखा है अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है गाइस, तो हमने क्या देखा कि पहला गलत है और तीसरा गलत है, यानी कि हमने देखा पहला गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला गलत है। तो गाइस आपको अगर ये चौथा वाला नहीं भी पता है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष हैं वो कौन थी, होने का गौरव किसको मिला है, एनी बेसेंट को मिला है, जो कब बनी है 1917 में बनी है और अधिवेशन होता है आपका कलकत्ता में। अब लिखा है A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संस्थापक थे और ये इसके अध्यक्ष कभी नहीं रहे, केवल महासचिव बने। ठीक है, तो CR दास जो है आपका, CR दास ने 1922 में क्या गया अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन है, गया अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, जबकि 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में भी जो है CR दास को अध्यक्ष नामित किया गया था। परंतु इस दौरान उनके जेल में होने के कारण क्या होता है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, हकीम अजमल खान ने की थी। और दास ने जेल यानी कि CR दास, चित्तरंजन दास है इस नाम। ठीक है, तो दास ने जेल में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया और अल्फ्रेड वेब मद्रास, जो अल्फ्रेड वेब है वो मद्रास के अधिवेशन 1894 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। लिखा है किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है गाइस, यहाँ लिखा है लाला लाजपत राय ने अपने एक लेख में लिखा था कि कांग्रेस आंदोलन ना तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, एक्चुअली इंपॉर्टेंट भी, ये कुछ नया है जो हम पढ़ के नहीं आए हैं। तो इन्होंने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही ये उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। कौन कहते हैं, लाला लाजपत राय।
तो इसमें लिखा किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक उनकी अभिलाषा क्या है कि जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो गाइस वो थे आपके लॉर्ड कर्जन, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन उस टाइम क्या थे, वॉइसराय थे भारत के। तो यहाँ लिखा है अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है। देखिए गाइस, एक होता है आपका गर्मपंथी, एक होता है नरमपंथी। जो गर्मपंथी होता है उनकी जो विचारधारा होती है वो कुछ क्रांतिकारी टाइप होती है, ठीक है। और जो नरमपंथी होती है वो थोड़ा सा क्रांतिकारी या अहिंसक होते हैं, ठीक है। तो जनता ने इनकी जो है पेट नहीं है, किनकी, नरमपंथियों की पेट नहीं है जनता में, और इसे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो जो कांग्रेस है नरमपंथी गर्मपंथी ऐसे दो गुटों में बट गई थी, ठीक है। तो यहाँ नरमपंथियों की बात कर रहे हैं अंग्रेज। तो इसमें से क्या है, इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे कौन, लॉर्ड कर्जन। 1900 में कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और ये जल्दी ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। तो 1903 में उन्होंने मद्रास गवर्नर को लिखा, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। 1904 में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में एक कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्या है नई मिली हैं इस व्याख्या में, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, तो गाइस ये तो बिल्कुल ही नया है, हम नोट्स में नहीं पढ़ के आए। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ लिखा है कि जो अपने अध्यक्षीय संबोधन के समय सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन यानी कब होता है 1938 में, तो उसकी अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, लिखा है भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो गाइस किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था कि भैया जैसी स्वतंत्रता मिल जाए तो कांग्रेस को समाप्त करिए, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन कौन सा है। 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया। मतलब भारत का नया संविधान लिखा जा रहा था, तो महात्मा गांधी के सहयोग के लिए किसको चुना गया, तो गाइस किसको चुना गया। तो इसका आंसर है 2 और 4 यानी कि आपका NC केलकर और दूसरे हैं आपके IB सेन, ठीक है। इन दोनों को चुना गया, केलकर एंड सेन। आइए पढ़ते हैं। तो कांग्रेस के संविधान लिखने हेतु महात्मा गांधी और BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक और CR दास, चित्तरंजन दास का सहयोग चाहते थे, किंतु कार्याधिक के कारण मतलब कार्य अधिक होने के कारण इस हेतु नेताद उपलब्ध नहीं हो सके। तो इस शीर्ष नेताओं के स्थानापन्न के रूप में इन्हीं नेताओं के कनिष्ठ सहयोगी क्या नाम है NC केलकर IB सेन को कांग्रेस संविधान के लेखन में महात्मा गांधी के सहयोग हेतु चुना गया। आगे लिखा है आपके कि कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, ठीक है। तो उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन था। तो गाइस किसने भाग लिया था, तो इसमें लिखा है कि जो लॉर्ड विलिंगटन है, अभी हमने देखा तो बम्बई में और 1915 में इन्होंने भाग लिया था। किसने, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान वे बम्बई के क्या थे, गवर्नर थे। तो ये पढ़ के आए हैं हम नोट्स में गाइस। तो यह अधिवेशन बम्बई में कब होता है, 1915 में आयोजित होता है। ध्यान है कि तब विलिंगटन गवर्नर जनरल नहीं थे, ठीक है। और गाइस ये गवर्नर जनरल नहीं थे, ये बम्बई के क्या थे, गवर्नर थे। तो इसमें लिखा है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो कब था आपका 1931 से लेकर 36 है। तो गाइस आप गवर्नर जनरल बिल्कुल नहीं लिखिएगा, अगर इसमें ऐसा लिखा भी है तो आपका काम है आप लिखिए 1857 के बाद के टाइम में आते हैं वायसराय, तो आप वायसराय लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में थे किसकी अध्यक्षता, क्या लिखा है C विजय राघव चेरियार ने की थी। तो गाइस नागपुर अधिवेशन जो 1920 में होता है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिवेशन है। चलिए आइए देखते क्या लिखा है। C विजय राघव चेरियार
ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन जो होता है 1916 की अध्यक्षता गाइस कौन करता है? अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। जबकि जो गया अधिवेशन है 1922 में जो होता है उसके करते हैं CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। और नागपुर अधिवेशन जो 1920 में होता है सदस्यता शुल्क जो है 4 आना किया गया, ताकि जो है गरीब से गरीब व्यक्ति भी क्या करे, कांग्रेस से जुड़ सके। यानी कि कांग्रेस के सदस्यता के लिए पहले 4 आने से ज़्यादा लिया जाता था। अब यहाँ पे जो 1920 में आपका नागपुर अधिवेशन होता है वहाँ पे इसको 4 आना कर दिया गया कि गरीब से गरीब आदमी भी क्या है इसमें भाग ले सके। किसमें? कांग्रेस में। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की? किसने करी नीति घोषित? कांग्रेस ने करी। तो कौन सा अधिवेशन है? वो है आपका गाइस नागपुर अधिवेशन। कब होता है? 1920 में होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि रियासतों के प्रति कांग्रेस ने क्या करा, अपनी नीति की घोषणा की और उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ओके, फिर लिखा है कि वर्ष 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, तो गाइस इसका जो आंसर है वो हमारा है डी, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों ही सही है। ठीक है, ये हम थोड़ा बहुत पढ़ के भी आए हैं। इनफैक्ट अभी आप पढ़ेंगे प्रांतों का जब गठन होने लगता है ना तब क्या होता है कि स्वीकार करते हैं, अस्वीकार करते हैं। देखिए भाषा के आधार पर जो सबसे पहले होता है उसको अस्वीकार ही किया जाता है। ठीक है, तो पहला वाला इसने कहा कि जो 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन जो है भाषाई आधार पर किया गया था, बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, यानी कि हमारा ये भी सही लिखा है और ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, तो गाइस ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने क्या पढ़ा था गाइस, गया के जो अध्यक्ष थे वो आपके थे CR दास यानी कि चित्तरंजन दास थे। ठीक है, तो इसमें क्या है नया ये देखना है, क्या नया है इसमें। तो 1922 में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया के कांग्रेस सम्मेलन का जो है निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देखिएगा इससे पहले ही चल रहा होता है असहयोग आंदोलन। ठीक है, जब मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ अच्छी तरह से हो जाती है। फिर इसमें लिखा है देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर में असहयोग हो गया, भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया गया, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद हो गए, NG रंगा हो गए आपके, फिर आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिनियम में काउंसिल ने प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित किया। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया और इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना करी। तो बस किसने? चित्तरंजन दास ने कौन सी पार्टी बनाई? स्वराज पार्टी बनाते हैं। तो इसमें काफ़ी चीज़ क्या इनफैक्ट सारा ही नया है गाइस, इसको पढ़ना है। लेकिन निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की? तो गाइस देखिए अगर आप अखिल हरिजन की बात करते हैं तो हरिजन पे अधिकतर नाम किसका आता है? महात्मा गांधी का होता है, MK गांधी का होता है। तो लिखा है, तो इसमें कुछ नहीं है। और ये इसकी स्थापना कब होती है? ये होती है 1932 में। इसमें लिखा है नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथ्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर जो है अपना उत्तर दीजिए। ठीक है, हमें बताना है कि कौन पहले आए थे, कौन उसके बाद अध्यक्ष बने, कौन उसके बाद। तो नाम है इसमें महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजिनी नायडू। आइए तो इसमें हम देखते हैं सबका। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है जो महात्मा गांधी थे एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और कब बनते हैं? 1924 में बनते हैं और बेलगांव में बनते हैं। ठीक है, तो दूसरा इसमें लिखा है जो सरोजिनी नायडू है भारत की पहली जो भारतीय महिला अध्यक्ष होती हैं वो कब बनती हैं? 1925 में कानपुर में बनती हैं और ये अधिवेशन होता है 40वां, ये हम पढ़ के आए हैं। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू आते हैं आपका 1929 में लाहौर में, फिर 1936 में कानपुर और 1936 में ही फैजपुर में इनका अधिवेशन होता है। ठीक है, फिर आते हैं जो पटेल हैं वो आते हैं 1931 में। ठीक है, 1931 में उनका कहाँ होता है अधिवेशन? कराची में होता है। तो गाइस अगर हम इसको देखें तो गांधी जी का हमने देखा क्या? 1924 देखा, फिर हमने देखा 1925, फिर हमने देखा 1926, फिर हमने देखा इनका 1931 में। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का गाइस
सॉरी 26 नहीं था, 1929 था, ठीक है। तो और जो सबसे लास्ट है वो 1931। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई, और अधिवेशन ये कहाँ होता है? तो गाइज अभी हम पढ़ के आए हैं बेलगांव में होता है, तो इसमें कुछ व्याख्या नहीं है, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, तो अभी हमने पढ़ा, देखिए गाइस ये हो गया आपका रिपीट हो गया, और हम यहाँ पे अपने 5 सेकंड बचा सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो गाइस हम यहाँ पे भी अपना, तो 10 सेकंड बच चुके हैं हमारे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, तो इनका बताना है। तो गाइस हमें बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, हमने अब्दुल कलाम आज़ाद का हमने देखा था कि ये सबसे लंबे समय तक क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से लेकर 46 तक थे, तो हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना तो हम जानते हैं। और फिर हम एक सरोजिनी नायडू का पढ़ चुके हैं कि 1925 में कानपुर में इनका जो हुआ था अधिवेशन हुआ था, और कानपुर में अधिवेशन होता है, और ये जो है भारत की पहली भारतीय महिला जो अध्यक्ष बनी थी, तो ये बनी थी आपकी 1925 में। तो गाइस ये 2 तो हम जानते हैं, बाकी देखते हैं क्या हम और जानते हैं। तो मोतीलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद का शायद हमने नहीं पढ़ा है, चलिए इसकी हम देख लेते हैं व्याख्या में। ओके, तो व्याख्या ऐसा कुछ नहीं है। तो राजेंद्र प्रसाद की आपकी है बम्बई में 1934 में, और जो मोतीलाल नेहरू है वो अमृतसर अधिवेशन होता है 1919 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो गाइस क्वेश्चन का आंसर बताना इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको कुछ थोड़ा बहुत भी पता है तो आप बता सकते हैं। लेकिन निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई? ठीक है, तो नेहरू किसके पक्षधर थे? तो वो थे आपके समाजवाद के, ठीक है। तो इन्होंने कब बताया था? तो लखनऊ अधिवेशन में बताया था। आइए देखें क्या लिखा है कि 1936 में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। देखिए 3 बार ये अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू, 1 बार बनते हैं 1929 में बनते हैं, और 2 बार 1936 में बनते हैं। तो 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं का हल करने की कुंजी बताया। उन्होंने कहा कि मैं समाजवाद के अलावा ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं देखता जो भारत के लोगों को गरीबी, बेकारी, गुलामी से मुक्ति दिला सके। तो गाइस क्या बात है, यहाँ पे बहुत कुछ नया है, ठीक है। तो ये है न्यू काफ़ी हद तक। फिर लिखा है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो हमने अभी पढ़ा था, ये करी थी आपकी सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। तो यहाँ पर लिखा है कांग्रेस का जो है 51वां यानी कि 51st अधिवेशन कब होता है? आपका 1938 में के दौरान कहाँ होता है? गुजरात के हरिपुरा में संपन्न होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आ गई है? ये आ गई, ठीक है। अब इसमें लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बने राष्ट्रीय नियोजन समिति के, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को क्या है आपका 1934 में कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। आगे चलकर 1940 से 46 अब्दुल कलाम आज़ाद और JB कृपलानी कब बनते हैं गाइस? जब हमारा भारत स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्र होने वाले भारत से पहले, मतलब जब स्वतंत्र नहीं होता है, तो जो सबसे आखिरी अध्यक्ष कौन है? वो JB कृपलानी है। और गाइस जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, जो पहले उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन रहते हैं? JB कृपलानी ही रहते हैं। तो हमारी यहाँ पे कहानी एक और चीज़ है, यहाँ पे जो है आपका जो 1938 वाला है उसमें हुआ था राष्ट्रीय नियोजन समिति, जैसे कि उसके बाद भारत स्वतंत्र होने के बाद बना था योजना आयोग। तो ये पूछा जाएगा कि यार योजना आयोग जैसा 1947 से पहले क्या था और कब आया था? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति आई थी 1938 में आती है। लिखा है कि 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो गाइस आप सब जानते हैं, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फिर लिखा है इसमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो गाइस ये हो गया थोड़ा अलग क्वेश्चन, तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। तो यहाँ क्या लिखा है कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1888 से लेकर 1958 वर्ष 1923 में दिल्ली में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में अध्यक्ष बने थे, ठीक है। ये कब बने थे? 1923 में अध्यक्ष बने थे। और फिर लिखा है वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद धारण करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे। अब्दुल कलाम आज़ाद 1940 से 46 तक लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और भारत के पूर्व ये सबसे लंबा
काल था, ठीक है, आज़ादी के पूर्व, यानी कि 1947 से पहले जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं यही रहे हैं सबसे लंबे समय तक। गाइस हम कहें कि भैया 1947 के बाद कौन कर रहे हैं, तो हम बहुत जानते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि गांधी फैमिली में सभी रहे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष काफ़ी समय तक रहे हैं, जैसे सोनिया गांधी काफ़ी समय तक रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जवाहरलाल नेहरू जो है, अच्छा यहाँ पर लिखा भी है, आइए देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू देखिए कितने 1889 से लेकर 1964 में ने वर्ष क्या होता है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की है। फिर आनंद मोहन बोस ने गई यहाँ पे करी है 1898 में मद्रास अधिवेशन में। भूपेंद्र नाथ बोस ने कब करी है, 1914 में करी है और मद्रास के अधिवेशन में की है। आगे बढ़ते हैं, लिखा है कि डॉक्टर M.N. अंसारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कहाँ के जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वहाँ पे अध्यक्षता करी है। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, तो हम कितना जानते हैं, एक हम सरोजिनी नायडू का तो जानते ही हैं गाइस, जैसे कि आपका सरोजिनी नायडू जो है उन्होंने किया था कानपुर में, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने गाइस हम कहाँ किया था, हरिपुरा में किया था। और बाकी हम नहीं जानते, ठीक है, मान लेते हैं हम नहीं जानते। क्या हम इन दो ऑप्शन से अपना आंसर निकाल सकते हैं? तो सी का है 2 और डी का है 1, यानी कि लास्ट में है 2 और 1। तो क्या ये आंसर हो सकता है? तो 2 और 1 तो बिल्कुल सही बात है गाइस, यही हमारा आंसर है। देखिए क्या आंसर है, हमने ये और ये तो देख लिया था गाइस, ठीक है, हमने ज़्यादा तो नहीं, हमें ये 2 पता थे और हमने आंसर बता दिया, तो बाकी हम देख लेते हैं। तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन यानी कि कब होता है, 1938 में होता है, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं। नासिक अधिवेशन 1950 में होता है, पुरुषोत्तम दास टंडन करते हैं। मद्रास अधिवेशन आपका 1927 में होता है, M.A. अंसारी करते हैं। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है, सरोजिनी नायडू उसकी अध्यक्षता करती हैं। लेकिन निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो क्वेश्चन देखिएगा, इसे रिपीट हो गया। 1940 से 46 तक अब्दुल कलाम आज़ादी थे, ठीक है। तो आज़ादी के पूर्व ये सबसे लंबा कार्यकाल था। आज़ादी के बाद लंबे कार्यकाल वाले अध्यक्ष भी देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमने कहा इंदिरा गांधी का टाइम पीरियड था 78 से लेकर 84, अप्रॉक्स 6-7 साल हो गया इनको, ठीक है। राजीव गांधी था 85 to 91 जो है 6-7 साल इनको भी हो गया। तो ये सोनिया गांधी का टाइम पीरियड देखिए कितना, कम से कम 18-19 साल तक ये अध्यक्ष बनी रही। तो सबसे लंबा जो कार्यकाल है देखिए इन्हीं का है, सोनिया गांधी का। देखिए प्रधानमंत्री नहीं बनी लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष वो रही हैं जब तक मनमोहन सिंह क्या रहे हैं गाइस, प्रधानमंत्री थे। यानी कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी आते हैं उससे पहले मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री थे और तब तक ये क्या है कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। और उसके बाद भी गाइस देखिए कब तक अध्यक्ष बनी है, इसके अध्यक्ष तो अब चेंज हुए हैं हमारे 1917-18 में। लिखा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गाइस कौन थे, हमने अभी देखा था JB कृपलानी थे। तो इसमें लिखा है जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें यानी कि 54th अधिवेशन यानी कि कब होता है आपका 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया। वे आज़ादी के समय भी अध्यक्ष रहे। कांग्रेस के 55th जो आपके हैं अधिवेशन कब होता है, 1948 में जयपुर में होता है। वहाँ पे कौन अध्यक्ष हैं आपके, डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 में और जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ और फैज़ाबाद में कब कब किया था, एक तो किया था 1929 में किया था, दूसरा अप्रैल 1936 में, तीसरा जो था वो भी 36 में ही होता है, वो दिसंबर में होता है। फिर लिखा सरदार पटेल ने कराची में 1931 में क्या है अध्यक्षता की थी, ठीक है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बहुत ही रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, JB कृपलानी थे। लिखा है जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया, तो गाइस ये कब गाया गया, ये जब कांग्रेस का अधिवेशन होता है ना, कब होता है 1911 वाला, उसमें गाया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित, देखिए ये किस में थी, पहले बांग्ला भाषा में थी क्या, जनगण मन, जिसको बाद में हिंदी में करके हमें हमारा क्या है राष्ट्रगान बनाया जाता है। तो ये जो बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जनगण मन
हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब लिया था या अपनाया था? 24 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान को भी लिया जाता है तभी की बात है। ये सर्वप्रथम जो है दिसंबर 1911 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ का कलकत्ता का अधिवेशन होता है वहाँ पे गाया जाता है। यहाँ लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, ना कि अध्यक्ष थे, भाग लिया था, क्योंकि 1920 में क्या होता है इनकी मृत्यु हो जाती है, तो अंतिम जो अधिवेशन होता है वो हो गया गाइस 1919 वाला ऑब्वियसली, क्योंकि 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो 1919 वाला जो अमृतसर अधिवेशन होता है उसमें इन्होंने भाग लिया था। आइए इसकी व्याख्या भी हम देख लेते हैं। तो यह लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत होने वाले जो है विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया। ठीक है, मतलब इन्होंने क्या किया, विधायिका के चुनाव का बहिष्कार कर रहे थे। कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी। उसकी नीति का विरोध किया। किसने किया गया? इस बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी, और 1 अगस्त 1920 में क्या होता है, तिलक का देहांत हो जाता है। तो 1920 में देहांत, 1919 आखिरी अधिवेशन था अमृतसर अधिवेशन जिसमें इन्होंने भाग लिया था। तो गाइस यहाँ जो है हमारे चैप्टर जो है वो हो गए, इसके क्वेश्चन खत्म। तो जो नेक्स्ट जो चैप्टर है गाइस उसको हम देख सकते हैं, लिखा है कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है कि हमने ये पूरे चैप्टर हो गए, हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो गाइस अब हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है गाइस, प्लीज़ चलिए। तो गाइस चलिए यहीं पे इस वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।